साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रकाश मंच पाठशाला में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी पिछले वीडियो से देख रहे होंगे कि हम लोग का जीके जीएस का सीरीज चल रहा है। तो आज के सीरीज में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। और ज्योग्राफी अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती हो तो आप इस वीडियो को देखिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि मुझे कुछ आज ज्योग्राफी समझ में आई है। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का हर एक दिन अलग अलग प्रश्नों को लेकर आऊँगा। कभी कभी जैसे कल मैं इतिहास के प्रश्नों को लेकर आया था, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न से। आज ज्योग्राफी का लेकर आया था, कल कहिएगा तो पॉलिटिकल लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। फिर परसों साइंस का, ठीक है। ऐसे ऐसे करके सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग लेकर चलेंगे, और सारे जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे दोस्तों, ठीक है। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, यानी पहले प्रश्न पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 6 डिग्री 4 सेंटीमीटर उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 सेंटीमीटर उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 सेंटीमीटर उत्तरी अक्षांश, या फिर 6 डिग्री 8 सेंटीमीटर उत्तरी अक्षांश। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी। जैसा कि आपको पता है कि मैं सिर्फ आंसर टिक नहीं करवाता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है हमारी, लेकिन मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ से जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, थोड़ा सा उनको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं एक वर्बली मैप बना लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में उतना अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पर एक ड्राइंग का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। बस यहाँ से मान लीजिए कि ये क्या है, भारत का मैप है, ठीक है। देखिए, प्रश्न हमारा क्या बोल रहा था कि जो दक्षिणी अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश कहेंगे हम लोग इसको, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, दक्षिणी अक्षांश कहेंगे, ठीक है। और इसको कहेंगे हम लोग उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे पूर्वी देशांतर, और इसको हम लोग कहेंगे पश्चिमी देशांतर, ठीक है दोस्तों। तो ये तो अभी देख लिए हम लोग कि 8 डिग्री 4 सेंटीमीटर था। कितना था? 8 डिग्री 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो हमारा है, जो उत्तरी अक्षांश है, ये हमारा 37 डिग्री 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये पूर्वी, ठीक है, पूर्वी है 97.25 सेंटीमीटर और 68.7 सेंटीमीटर, ठीक है, 68 डिग्री 7 सेंटीमीटर। ये पश्चिमी है, ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ से हिमालय का विस्तार है, ठीक है। ये हमारा ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, और ये शिवालिक हिमालय, ठीक है। हिमालय यहाँ से क्या हुआ है, इसका विस्तार यहाँ से ऐसे मुड़ गया है, ठीक है ना दोस्तों, गारो खासी जयंतिया, ठीक है, मुड़ गया है। और ये क्या हुआ है, यहाँ से नीचे की तरफ मुड़कर, और आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर अंडमान और निकोबार है, ठीक है। तो वहाँ से पूछता है कि सुदूर जो हमारा अंडमान निकोबार है, उससे भारत का कितना डिग्री का डिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर हालांकि नीचे आएगा, ठीक है, लेकिन इसमें आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर इसको, अगर पूछ देगा आपको कि भारत का जो अंडमान निकोबार से जो ये दूरी है वो कितना है, तो 6 डिग्री 4 सेंटीमीटर यहाँ से है, ठीक है। 2 डिग्री का यहाँ से यहाँ तक का अंतर है, ठीक है। ये 8 है और ये 6 है,
ठीक है दोस्तों, क्या है, ये 8 है और ये 6 है, ये अक्षांश में 2 डिग्री का अंतर है। ठीक है, थोड़ा सा नाम भी समझ लेते हैं, ये इसको कीबुथु कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, कीबिथु। ठीक है, कीबिथु। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, गोहर मोती। ठीक है, इस साइड वाले को क्या कहते हैं हम लोग, गोहर मोती। ठीक है, इधर लिखते हैं गोहर मोती। ठीक है, इसको तो आपको पता ही है, कन्याकुमारी या फिर केप कमोरिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कन्याकुमारी जानते होंगे, केप कमोरिन नहीं जानते हैं तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि मोबाइल से थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, और यही बोर्ड रहता तो मैं पूरे बोर्ड पर एक एक चीज़ों को लिख देता। ठीक है, केप कमोरिन, आप लोग का सहयोग रहा तो सब कुछ हो जाएगा और हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इसको इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल। और ये जो ये 6 डिग्री 4 सेंटीमीटर वाला जो है, इसको बोलते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य समय। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स और ये जो ग्रीनविच जो मध्य समय है। ठीक है, जो ग्रीनविच मीन टाइम इसको बोलते हैं, इसमें कितने डिग्री का अंतर होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, 7 घंटा 15 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा या फिर 3 घंटा 45 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं दोस्तों कि ये 5 घंटा 30 मिनट होता क्यों है एक्चुअली। ठीक है, देखिए, एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा, कहिए 24 घंटा। ठीक है, और 24 घंटा इक्वल टू होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो इसमें 1 डिग्री का हमको मान निकालना होगा, इसमें क्या कर देंगे, 360 से डिवाइड कर देंगे। 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 डिग्री बराबर, इसको काट दिए और कितना आ गया, 4 डिग्री। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना, 4 डिग्री। अभी मैं बताऊंगा कि 2 घंटा का अंतर क्यों होता है। ठीक है, 4 डिग्री हो गया, 1 डिग्री इक्वल टू कितना, 4 डिग्री। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए, जो भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो होता है 82.5 डिग्री। कितना होता है, 82.5 डिग्री। ठीक है, ग्रीनविच से, ग्रीनविच जो ये होता है, ग्रीनविच जो होता है 0 डिग्री। ठीक है, ग्रीनविच जो होता है क्या होता है, 0 डिग्री, और भारत में जो होता है 82.5 डिग्री। इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो देशांतर रेखा का डिफरेंस, जो अंतर है इसका कितने डिग्री का है, 82.5 डिग्री का। ठीक है, लंदन के ग्रीनविच एक जगह था। ठीक है ना, ग्रीनविच एक जगह है, वहीं से इसका मतलब माना जाता है। ठीक है ना, लंदन से माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए, 1 डिग्री बराबर 4, ये 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट होगा ना, यहाँ पर मिनट होगा, ये मिनट में आएगा। ठीक है, तो 82.5 डिग्री इक्वल टू कितना, 82.5 डिग्री में 4 मिनट से आप गुना कीजिएगा। ठीक है, तो गुना की, जब हम लोग गुना करेंगे तो आएगा 330 मिनट। ठीक है, कितना आएगा, 330 मिनट। और इसको घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, कितना आएगा, 6 5 30, 5 आ गया यहाँ पर, और 3 का यहाँ पर पॉइंट में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 घंटा 30 मिनट हो गया ना दोस्तों। ठीक है, और ये जो हमारा ये जो इलाका था, ये यहाँ से यहाँ जो गौहर में अभी बताया ना, ये थोड़ा सा हम लोग भरपली देख लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका, और ये जो गौहरमती वाला इलाका,
इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 2 घंटा। कितना होता है? 2 घंटा। 2 घंटा कैसे आता है? और दोनों का देशांतर रेखा में 30 डिग्री का अंतर होता है दोस्तों। कितने डिग्री का अंतर होता है? 30 डिग्री का। देशांतर में इसमें कितना होगा? भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है। और ग्रीनविच से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच में 82.5 डिग्री का अंतर है, ठीक है। तो 30 को ऐसे देखिए, 30 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 120। 120 इक्वल टू कितना होता है? 2 घंटा, ठीक है। कितना होता है? यही क्वेश्चन पूछता है कि 2 घंटा होता है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज निकलते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलते हैं, तो यहाँ कच्छ के रण के पास आते आते, ठीक है, गुजरात के पास आते आते यहाँ 6 बजे सूरज निकलेगा, तो यहाँ 8 बजे दिखेगा, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए? एक प्रश्न से कितने प्रश्न हम लोग समझे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझेंगे, बिल्कुल ज्योग्राफी आसान है। और हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी ज्योग्राफी क्या, आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस सब चीज़ ठीक कर देंगे। अगर आप सीटेट का तैयारी करते हैं तो सीटेट का कोई भी आपका सीडीपी उडीपी जो भी है, ये सब चीज़ पहले मैं सीटेट ही पढ़ाता था, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। देखिए, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या समुद्र तटीय पठार, ठीक है। देखिए, इसका आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। आंसर क्या होगा? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार आर्कियन काल में बना, आर्कियन शैली में बना है, ठीक है, जो कि सबसे पुरानी शैली है, ठीक है। लगभग 2.5 से 3 अरब साल पहले, ठीक है, इसका निर्माण हुआ है। 2.5 से 3 अरब वर्ष पहले, ठीक है। और सबसे प्राचीनतम संरचना अगर कहा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार ही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा पर्वतीय प्रदेश के ऊपर। तो आप सभी को पता है कि ये नवीन वलित पर्वत है हिमालय। हिमालय क्या है? नवीन वलित पर्वत है, जो कि अभी मात्र 4 से 5 करोड़ साल पहले, ठीक है, 4 से 5 करोड़ साल पहले प्लेट विवर्तनी से क्या हुआ है? ये बना है। जैसे कि मान लीजिए कि इधर से प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत पढ़े हैं ना, इधर से एक प्लेट, इधर से एक प्लेट, दोनों प्लेट आकर ऐसे और ऐसे टकराए, तो यहाँ क्या हो गया? ये हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। ये कभी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट भी करेंगे। थोड़ा सा आप लोग हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ा दीजिए, ठीक है, तब जाकर मजा आएगा क्लास में, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, भू वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सबसे नवीनतम अगर कोई है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो हिमालय बना तो हिमालय से ही गंगा निकलती है, ठीक है। और हिमालय और ब्रह्मपुत्र के जो निक्षेपण होता है, ठीक है, जो गाद होता है, उसी से जो मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है, उसको गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? घर रोड के बगल में, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ गाड़ी का आएगा दोस्तों, ठीक है, तो उसको अवॉइड करना है और हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है। देखिए, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? देखिए, भारतवर्ष भौगोलिक मान्यता के अनुसार पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या कुश द्वीप। तो भारत था जम्बू द्वीप का, ठीक है। पुराणों और जैन साहित्य में 7 द्वीपों के बारे में बताया गया है दोस्तों, ठीक है, 7 द्वीपों के बारे में बताया गया है, ठीक है।
जिसमें पहला तो आपका यहाँ पर जम्बू द्वीप हो ही गया, ठीक है। दूसरा आपका होता है शाल्म द्वीप, क्या है, शाल्म द्वीप, ठीक है, शाल्म द्वीप। तीसरा आपका कुश द्वीप, कुश द्वीप, ये 7 द्वीप के बारे में बताया गया, ठीक है। फिर इसके बाद कांच द्वीप, ये चौथा यहाँ पर है कांच द्वीप, ठीक है। फिर उसके बाद है शाक द्वीप, ठीक है, क्या है, शाक द्वीप, शाक द्वीप। फिर इसके बाद ये है पुष्कर द्वीप, ठीक है। देखिए जम्बू द्वीप, एक जम्बू द्वीप, ठीक है, एक जम्बू द्वीप, दूसरा कांच द्वीप, कुश द्वीप, पुष्कर द्वीप, शाक द्वीप, शाल्म द्वीप, और एक और बच गया, ठीक है। 7 गो है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब कौन सा बच गया, हाँ एक और बच जाता है जिसका नाम है प्लाक्ष द्वीप, ठीक है, प्लाक्ष द्वीप, ठीक है, एक नाम है उसका प्लाक्ष द्वीप, ठीक है। देखिए अब जम्बू द्वीप को 9 खंड में बांटा गया है, ठीक है, और 9 खंड में जो बांटा गया उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका कौन सा था, भारतवर्ष, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है उसमें भारतवर्ष। हालांकि ये सब चीज़ें जो है वो धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से ली गई है, ठीक है। वास्तविक भूगोल में इसका प्रत्यक्ष कोई भी सामंजस्य नहीं देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये धार्मिक मान्यताओं के वजह से, जैसे विष्णु पुराण में, महाभारत में और जैन आगमों में इस सब का उल्लेख है, भारतवर्ष का उल्लेख है, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर जो होगा जम्बू द्वीप होगा। लेकिन भौगोलिक मान्यता के अनुसार इसका कोई अभी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं हमने 5वां प्रश्न को, और 5वां प्रश्न हमारा है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, ठीक है। देखिए उर्दू भाषा में, ग्रीक भाषा में, फारसी भाषा में, अरबी भाषा में। तो इसका तो आंसर होगा ग्रीक, यानी यूनानियों, ठीक है। यूनानियों की भाषा थी क्या, ग्रीक, ठीक है, यूनानियों की भाषा ग्रीक थी। देखिए अब इंडिया आया किधर से, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या होता था ना कि भारत में जो था पहले नील की खेती होती थी, ठीक है, क्या होती थी, नील की खेती होती थी, और नील को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडिगो कहते हैं, ठीक है। नील इंडिगो, हाँ नील इंडिगो कहते हैं। इसलिए देखिए हम लोग यहाँ पर नील की खेती करते थे, और ये जो यूनानी है तो देखे करे यहाँ तो नील की खेती थे, तो इंडिगो से ये लोग इंडिगो की खेती करने वाले को इंडिया नाम दे दिए, ठीक है। और एक आए थे ईरानी, ठीक है ना, ईरानी, उन्होंने हमारी नदी जो थी सिंधु नदी थी, ठीक है, सिंधु, तो सिंधु के जो किनारे हम लोग बसे हुए थे, तो ईरानी भाषा में वो लोग स को ह बोलता था, स को क्या बोलता था, ह बोलता था, तो सिंधु को हिंदू बोल दिया, ठीक है। सिंधु को क्या बोल दिया वो लोग, हिंदू, और हिंदू से हो गया क्या, हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदू से क्या हो गया, हिंदुस्तान। तो ये हम लोग याद रखेंगे कि हिंदुस्तान नाम कौन दिया, और सिंध और इंडिया नाम कौन दिया, ठीक है। ये जो देश आज़ाद हुआ था ना उस वक्त, तो उस वक्त भी ये कॉन्फ्लिक्शन पैदा हुई थी कि इंडिया नाम रखा जाए देश का कि हिंदुस्तान नाम रखा जाए, ठीक है। तो आपका दोनों नाम रख दिया गया, ठीक है, अनुच्छेद 1 नहीं है। देखिए भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन हमारा, हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान। पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश, ठीक है।
दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश या फिर हिमालयी प्रदेश। डी ऑप्शन है कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी द्वीपीय प्रदेश या फिर सागर तटीय प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर तो डी होगा, ठीक है, क्योंकि इस आंसर को यूपीएससी ने माना है, ठीक है, इस आंसर को यूपीएससी ने ऑथेंटिक माना है, ठीक है। लेकिन इसमें जो एनसीईआरटी ने माना है, ठीक है, ऐसे 4 एग्जाम में आएगा तो आपको 4 ही मारना है, लेकिन हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं कि एनसीईआरटी के अनुसार 2 और इसको ऐड किया गया है। एक तो थार का मरुस्थल ऐड किया गया है, ठीक है, थार का, और दूसरा आपका द्वीप समूह ऐड किया गया है, ठीक है। कौन सा? द्वीप समूह, जो कि लक्षद्वीप है, ठीक है, द्वीप समूह कौन सा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को यहाँ पर ऐड किया गया है, लेकिन यूपीएससी ने 4 ही माना है, तो हम लोग के एग्जाम में आएगा तो हम लोग क्या मानेंगे? 4 ही मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब उससे बड़ी तो एग्जाम नहीं है भारत में। लक्षद्वीप के कितने द्वीप हैं यहाँ पर? तो 36 द्वीप हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए लक्षद्वीप से प्रश्न आ ही गया हमारा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रवाल क्या है? प्रवाल द्वीप समूह है। तो भारत का मात्र और मात्र एक ही द्वीप समूह है, प्रवाल, मतलब प्रवाल एक ही द्वीप समूह है, ठीक है, और वो कौन सा है? अंडमान निकोबार, मिनिकॉय या फिर लक्षद्वीप। तो ये है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। देखिए सिर्फ ओनली यही द्वीप समूह है जिसमें 36 द्वीप है, ठीक है। और लक्षद्वीप और का एक भाग है, ठीक है ना, हिस्सा ही है मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय नाम सुने होंगे, ठीक है, मिनिकॉय, और इसको दो अलग करता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कितने डिग्री चैनल से अलग किया जाता है? तो वो 9 डिग्री चैनल से अलग किया जाता है, 9 डिग्री चैनल से अलग किया जाता है। अंडमान निकोबार को कितने डिग्री से अलग किया जाता है? तो वो 10 डिग्री से किया जाता है, ठीक है, वो 10 डिग्री से किया जाता है, ठीक है। देखिए अंडमान निकोबार जो है पर्वतीय और ज्वालामुखी से बना हुआ द्वीप है, ठीक है, लेकिन प्रवाल भित्ति से बना हुआ कौन सा? प्रवाल भित्ति क्या होता है, समझ रहे हैं? प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति वो होता है जो समुद्र में जो बड़े बड़े जीव मर जाते हैं, ठीक है, और बहुत साल बाद एक दूसरे पर जमा होते 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 जमीन का आकार का बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रवाल द्वीप कहते हैं, ठीक है ना, प्रवाल भित्ति कहते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है? ठीक है, दीव और केरल के बीच, महाराष्ट्र और केरल के बीच, खंबात की खाड़ी और कन्याकुमारी के बीच, या पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। देखिए तो ये ऐसे थोड़ा सा हम बना देते हैं, ठीक है, ये भारत का पश्चिमी घाट, ये वाला क्या है? भारत का पश्चिमी घाट, और ये है पूर्वी घाट, ठीक है। तो देखने से ही पता चल रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका। पूर्वी घाट आपका है पूर्वी घाट और बंगाल के खाड़ी के बीच, ठीक है। ये बंगाल, उड़ीसा और आंध्रा, तमिलनाडु, ठीक है, ये बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा और तमिलनाडु, ठीक है। उड़ीसा के तट को हम लोग उत्कल तट भी कहते हैं। उत्तल तल तिरंगा है ना जनगणना में, ठीक है, तो इसी को उत्कल तट कहा जाता है, ठीक है, उत्कल तट, ठीक है। कोरोमंडल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में क्या है? कोरोमंडल है, ठीक है, इसी को कहा जाता है कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में, और ये क्या करती है? एक डेल्टा बनता है, ठीक है, गोदावरी और कृष्णा का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो
डेल्टा बनाई जाती है, ठीक है, वो पूर्वी तट पर ही बनता है, ठीक है। डेल्टा का निर्माण पूर्वी तट पर और एस्चुरी का निर्माण पश्चिमी तट पर, ठीक है। और धान के लिए सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच की जो डेल्टा है उसके बीच में धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। पूर्वी तट क्या है, चौड़ी है, ठीक है, पूर्वी तट क्या है, चौड़ी है और ये संकरी आकार की है, ठीक है ना, ये संकरी है, ठीक है। तो देखिए कितना सारा मैं आपको बता दिया, ठीक है। यही बोर्ड रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन फिर भी क्वेश्चन, इसीलिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। थ्योरी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास उतने लोग नहीं जुड़े हुए हैं और मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा फिर उसके बाद उतना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और मैं पढ़ाता हूँ तो थोड़ा अच्छा मतलब मज़ा आए तभी, ठीक है। क्वेश्चन कराने में मज़ा आ रहा है, ठीक है। जितने लोग हैं उतने लोग को फ़ायदा हो रहा है, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जोड़िए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वोच्च बिंदु है? झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का है, मध्य प्रदेश का है या फिर उत्तर प्रदेश का है? तो देखिए ये तो एमपी का है, ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा कि ये क्या है, एमपी का है। सतपुड़ा पर्वतमाला का ये पार्ट है, ठीक है। धूपगढ़ शिखर सतपुड़ा पर्वतमाला का पार्ट है जिसको पंचमढ़ी, ठीक है, पंचमढ़ी कहाँ है, एमपी में है, ठीक है, पंचमढ़ी। और इसका हाइट कितना, पंचमढ़ी के ही पार्ट है, ठीक है। धूपगढ़ शिखर पंचमढ़ी हिमालय जो है ना उसी का पार्ट है, ठीक है। अप्रॉक्स 350 मीटर होगा, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश का क्या है, सबसे सर्वोच्च चोटी है। धूपगढ़ी पंचमढ़ी पर्वत शिखर का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ी है, ठीक है। देखिए इसको पंचमढ़ी को हम लोग सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सतपुड़ा की, सतपुड़ा। देखिए मैं अभी 12:30 में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि रात को उतना मुझे नींद आता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हमारी मेहनत को आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ठीक है। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो सतपुड़ा की रानी किसको कहते हैं, पंचमढ़ी को कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से सूर्य अस्त और सूर्य उदय का एकदम मनोरम दृश्य दिखता है, इसीलिए तो इसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, ठीक है ना। मनोरम दृश्य, सूर्य अस्त होगा और सूर्य उदय होगा जब, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए धूपगढ़ है, अभी तो देख लीजिए कि ये एमपी में है, ये तो है नहीं। पंचमढ़ी है, ये भी नहीं है, ठीक है। पारसनाथ, महाबलेश्वर, ये तो आपका महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर कृष्णा नदी निकलती है यहाँ से, ठीक है। महाबलेश्वर से कौन निकलती है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है और ये महाराष्ट्र में है। तो एक ही बच गया, ठीक है, कौन बच गया, ये पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ गिरिडीह जिले में है, कहाँ है, तो ये गिरिडीह जिले में, ठीक है। अगर आपको ज्योग्राफी में दिक्कत होता है दोस्तों तो मैं आपके लिए हूँ, ज्योग्राफी का बिल्कुल भी एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा अगर आप हमें हमेशा देखते रहें, हमेशा ये सपोर्ट करते रहें तो, ठीक है। देखिए पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है, तो 1365 मीटर है, ठीक है। पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर, फीट में 4478 फीट है, ठीक है। और पारसनाथ पर किससे संबंधित है, तो आपको याद होगा कि जैन धर्म के 23वें गुरु कौन है, ठीक है। जैन धर्म के 23वें गुरु कौन है, 23वें गुरु पार्श्वनाथ, ठीक है ना, ये उन्हीं से संबंधित है, ठीक है, पार्श्वनाथ से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न क्या है कि जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का
पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः जाइए। ये क्वेश्चन पता ना कितने एग्जाम में पूछा होगा और कितने बार पूछा होगा, ठीक है ना दोस्तों। कभी पूछ लेता है आपको पूर्व से पश्चिम, ठीक है, और कभी पूछ लेगा आपको दक्षिण से मतलब नीचे से ऊपर, और कभी उत्तर से दक्षिण, ठीक है। तो ये पूर्व से पश्चिम बोल रहा है अभी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले होगा कौन सा, तो ये एक्चुअल में होगा आपका पूर्व से पश्चिम नहीं होगा, उत्तर से दक्षिण होगा, ठीक है। ये क्या होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए पहला होगा काराकोरम, ठीक है, जो कि काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर इसमें इसका काराकोरम रेंज का सबसे सर्वोच्च चोटी K2 है, ठीक है। दूसरा होगा लद्दाख, ठीक है, और फिर इसके बाद होगा जास्कर, फिर इसके बाद होगा पीर पंजल, सबसे लास्ट में पीर पंजल, ठीक है। तो देखते हैं दो सबसे लास्ट में कौन सा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद होगा पीर पंजल के बाद जास्कर, तो दो के बाद एक किसमें है, दो एक इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। और काराकोरम किसका है, 3, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में किसका सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला का है, विंध्य पर्वत श्रृंखला का है, दक्कन के पठार का है, या फिर सतपुड़ा का है। तो साथियों जो अरावली पर्वत शिखर है वो है गुरु शिखर है जो है अरावली पर्वत का है, ठीक है। किसका है, अरावली पर्वत का है। देखिए ये अरावली पर्वत पड़ता का है, तो ये राजस्थान में, ठीक है, ये राजस्थान में, ठीक है। और ये भारत का सबसे, याद रखिएगा, भारत का सबसे प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है, वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो गुरु शिखर का स्थान है कहाँ है, तो एक हिल स्टेशन है, ठीक है, वहीं पर है, ठीक है, हिल स्टेशन के पास माउंट आबू करके है, ठीक है, माउंट आबू के पास, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस इसको ये आप याद रखिएगा ना कि भारत का सबसे प्राचीन है और अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च चोटी क्या है, गुरु शिखर है। और इससे आगे आपको इससे कोई प्रश्न नहीं मिलता है, और मिला हुआ तो आप हमसे बताइएगा, ठीक है। इसको मिलान करना है। देखिए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, तो देख लेते हैं, एक का 4 किस में है, एक का 4 एक ही में है, खत्म, ठीक है। ऐसे मिला लीजिए तब। बी का होगा आपका सतपुड़ा का धूपगढ़ी, अभी पढ़े हम लोग। अरावली का आबू पर्वत, माउंट आबू, अभी बोले ना माउंट आबू, ठीक है। हिमालय सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, काराकोरम, या सिपकी दर्रा। तो ये है खैबर दर्रा, ठीक है। थोड़ा सा खैबर दर्रा के बारे में हम समझ लेते हैं, कहाँ है, बहुत लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए, ठीक है। अफगानिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। इसके बीच में क्या है, खैबर दर्रा है, ठीक है, इसके बीच में खैबर दर्रा है। देखिए थोड़ा सा हम लोग वस्तु स्थिति को समझें, ठीक है। तो
एक मिनट, थोड़ा सा वस्तु स्थिति को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये क्या है, ये भारत का मैप है, उधर तक कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेन हम लोग का मतलब है कहाँ से, इधर से। ठीक है, देखिए खबर यहाँ तो पाकिस्तान है। ठीक है, और फिर उसके बाद इधर अफगानिस्तान है। ठीक है, खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में यहाँ है। ठीक है, जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं, ठीक है, जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं ये इसी 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 दर्रे से हुए हैं। ठीक है, यहीं से विदेशी लोग इधर आए, बाबर आए या फिर आपके हुन आए, शोक आए, आर्य आए, कुषाण आए, जितने भी आक्रमणकारी हैं सारे के सारे ये पश्चिमोत्तर के इलाके से ही आए हैं। ठीक है, तो समझ गए कि इसका जो वस्तु स्थिति था क्या था। ठीक है, प्राचीन काल में इसको मध्य एशिया का क्या कहा जाता था, इसको याद रखिएगा, मध्य एशिया का द्वार कहा जाता था। ठीक है, मध्य एशिया का इसको द्वार कहा जाता था, सॉरी द्वार नहीं, द्वार। ठीक है, मध्य एशिया का द्वार कहा जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, वीडियो 40 मिनट करीब हो रहा है, अब 5 क्वेश्चन है, फटाफट करके चलते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा तो अभी लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता था। सबसे पहले तो यहाँ से आपको एक करंट बता देते हैं। अभी यूपी सरकार, ठीक है ना, मानसरोवर यात्रा के लिए वहाँ के जो तीर्थयात्री हैं, ठीक है, जो मानसरोवर और कैलाश यात्रा के लिए जाएंगे उनके लिए 1 लाख सहयोग राशि देने का घोषणा की है। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट नहीं, बिहार गवर्नमेंट सिर्फ नौकरी देती है, मतलब नौकरी की घोषणा करती है, देती नहीं है, लाठी चलाती है। ठीक है, अभी इधर देने वाली नौकरी है। अभी भारत में सबसे अच्छी स्थिति में बिहार सरकार ही है, लेकिन यूपी सरकार सबसे खराब स्थिति में, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों को बढ़ावा देने में यूपी सरकार 1 नंबर पर है। ठीक है, तो अच्छी बात है, दोनों ही अच्छी बात है। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पर। तो पेंसिला, खारदुंगला, बनिहार और लिपुलेख। ठीक है, तो कह रहा है कि ये मानसरोवर और कैलाश की यात्रा जाने के लिए कौन से दर्रा का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर लिपुलेख दर्रा। ठीक है ना, लिपुलेख दर्रा, ये करंट है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, करंट है। तब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न पर। देखिए ये लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड के में पड़ता है और पिथौरागढ़ जिला है वहाँ पर, उत्तराखंड में। कौन सा जिला है, तो पिथौरागढ़ जिला। ठीक है, पिथौरागढ़ जिला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, तिब्बत से। ठीक है, पिथौरागढ़ जिला को ये क्या करता है, तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, ये कैलाश मानसरोवर के यात्रा का मुख्य द्वार है। ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का क्या है, ये मुख्य द्वार है दोस्तों। ठीक है, क्या है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का मुख्य द्वार है। ठीक है, इसी मार्ग से यहाँ पर जाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है, नीलगिरी और कार्डमम, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ी, और कार्डमम पहाड़ियाँ और पालिनी की पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर क्या आंसर होगा, तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी। तो देखिए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है, तो ये है केरल में। एक्चुअल में केरल और तमिलनाडु के बीच का जो बाउंड्री बनाने का काम करती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से केरल अब प्लस क्या करेंगे, तमिलनाडु लिख लेंगे यहाँ पर। नीलगिरी का अभी बताएं आपको, नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा है, ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोदा बेटा है।
ठीक है, ये तो बता दिए। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, अन्नामलाई। या फिर अन्ना, हाँ, अन्नाई, छोड़िए हम ही बता देते हैं। अनाईमुड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन पूछते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, वो किस पहाड़ी पर गए थे? इस नीलगिरी की पहाड़ी पर या फिर अन्नामलाई की पहाड़ी पर? और चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में इन दोनों में से किस पर गए थे और वो कौन से धर्म को अपनाए थे? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा तो बनाएगी ही ब्रह्मपुत्र के साथ। ठीक है, जिसको कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, कौन सा डेल्टा? तो सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, गोदावरी कृष्णा बनाती ही है, महानदी आपके उड़ीसा में बनाती ही है, तो एक ही बच गया। और एक ही बच गया तो वो कौन सी है? मांडवी नदी है, जो कि छोटी नदी है। और ये कहाँ गिरती है? जाकर अरब सागर में गिरती है। सब नदी कहाँ गिरेगी? सब नदी इधर जाके गिरेगी, इधर मतलब पूरब में, और ये जाके पश्चिम में। ठीक है, मात्र 3 गो प्रश्न है और अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सा ज्वारमुख का निर्माण करती है? ठीक है, ज्वारमुख का निर्माण नर्मदा, ताप्ती, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी, और कृष्णा और गोदावरी। ठीक है, देखिए ज्वारमुख का मतलब अभी बताए हैं, पीछे बताए हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है एस्चुरी। ठीक है, क्या होता है? एस्चुरी। तो एस्चुरी, तो देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र तो डेल्टा बनाती है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनाती है, और यहाँ पर अरे हाँ, कृष्णा कावेरी, कावेरी आपका वहाँ उड़ीसा में, और ये गोदावरी ये यहाँ तमिलनाडु के पास। ठीक है, ये बनाती है। तो बच गया कौन? नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, अब एस्चुरी और ये जो डेल्टा है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, ये क्या है? देखिए, जो जाकर समुद्र में मिलने से पहले एक बड़ा सा, ठीक है, एक बड़ा सा चौड़ा मुंह बनाए। ठीक है, चौड़ा मुंह बनाए नदी का। ठीक है, समुद्र में मिलने से पहले, जिस पर जो ज्वार भट्टा आता है, ज्वार भट्टा आता है ना समुद्र में। ठीक है, ज्वार भट्टा से प्रभावित हो। ठीक है, ज्वार भट्टा से प्रभाव पड़े उस पर। ठीक है, उसको हम एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, और जो डेल्टा होता है वो जाकर ऐसे ऐसे क्या करे? ऐसे जाकर मिल जाए। ठीक है, ऐसे जाकर अलग 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 जगह पर जाकर दलदल टाइप का बना दे। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। समझ गए? तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो इसका तो मैं कभी आपको पूरा विश्लेषण करके बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हम लोग। पद्मा, जमुना, मेघना और सिंधु। ठीक है, तो देखिए इसको तो देखिए भागीरथी जो नदी निकलती है, ठीक है, जो गोमुख ग्लेशियर, गोमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, गंगा जहाँ से निकलती है उसको भागीरथी कहते हैं। ठीक है ना, गंगा यहाँ से मान लीजिए निकलती है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर इसको भागीरथी कहेंगे। ठीक है, भागीरथी। ठीक है, एक उत्तराखंड से एक नदी निकलती है सतोपथ ग्लेशियर से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से निकलेगी, सतोपथ ग्लेशियर से निकलेगी, सतोपथ ग्लेशियर से, और इसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है एकरा? अलकनंदा। इसका नाम है अलकनंदा। जहाँ मिलेगी ना इसको कहते हैं देवप्रयाग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? देवप्रयाग। और ये हम आपको बहुत शॉर्ट बता रहे हैं, ये मैं पूरा जब बताऊंगा इसको तो लगभग आपको 15 से 20 मिनट बताऊंगा। ठीक है, फिर जब यहाँ पर आकर इधर यमुना मिलेगी, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग
प्रयागराज, जो जहाँ के कुंभ मेला लगा था इस बार, और बहुत ज़्यादा ही भीड़ हुआ था। ठीक है, प्रयागराज। ठीक है, इतना ज़्यादा भीड़ हुआ था कि एक बार मैं पटना से आ रहा था और मुझे 3 ट्रेन बदलना पड़ा, फिर भी उसी में पता ना कैसे कैसे आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, और इधर से जो आती है ना अरुणाचल प्रदेश से निकल के, और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र असम में कहा जाता है उसको, ब्रह्मपुत्र नदी जो आएगी, और जो जैसे ही ये बांग्लादेश में आती है तो इसको जमुना बोला जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है। और ये गंगा को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? गंगा को बांग्लादेश में बोला जाता है पद्मा, इसको जमुना। ये है ब्रह्मपुत्र, ये है गंगा, तो गंगा को बोला जाता है पद्मा। ठीक है, क्या बोला जाता है? पद्मा। और दोनों मिल जाएगी, ऐसे मिल के जब सुंदरवन डेल्टा बनाएगी, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा कौन चीज़? इसको बोला जाएगा मेघना। ठीक है, मेघना नाम से जाकर बंगाल के खाड़ी में क्या होती है, ऐसे ऐसे जाकर ऐसे गिर जाएगी। ठीक है, ऐसे एस्चुरी बना देगी, ऐसे दलदल बना देगी, और दुनिया का सबसे बड़ा ये एस्चुरी बोलते हैं, डेल्टा बना देगी। ठीक है, ये बना देगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, और इसके बाद हम लोग चलेंगे सोने, और बज गया है टाइम 1। ठीक है, और कल से मैं रात को वीडियो बनाना बंद करूंगा, दिन में बनाऊंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बारवा में यू टर्न लेती है? ठीक है, देखिए ये रहा अपना भारत का मैप। ठीक, देखिए आपको लग रहा होगा कि सर बार बार आप भारत का मैप क्यों बनाते हैं? तो मैं मैप इसलिए बनाता हूँ ना कि मुझे आदत पड़ा रहे, और इस पर अच्छा तो बन नहीं रहा है। ठीक है, नहीं तो मैं बोर्ड पर जब बनाऊंगा तो आप देखिएगा तो कहिएगा क्या मैप बनाते हैं सर। ठीक है, देखिए यहाँ है मानसरोवर। ठीक है, और यहाँ से निकलती है दूगो नदी, एगो निकलती है सिंधु, एगो जाती है पश्चिम, एगो जाती है पूरब। ठीक है, और मानसरोवर से नहीं निकलती है, ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपका सांगपो, एक जगह है। ठीक है ना, सांगपो यही मानसरोवर के बगल में है। ठीक है, वहीं से निकलती है, और ये है तिब्बत में। क्या है ये? तिब्बत वाला इलाका है ना, जिस पर चीन ने क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। ठीक है, चीन ने कब्जा कर लिया है। तो ये देखिए, ये ऐसे जाती है, ऐसे जा रही है, अब फटाक से ऐसे यू टर्न मारेगी। ठीक है, क्या करेगी? यू टर्न मारेगी। और जैसे ही यू टर्न में, तो अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर इसको पता है किस नाम से बोला जाता है? इसको बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिहांग। ठीक है, या फिर कहीं भी लिखेगा सिहांग। ठीक है, दिहांग कहे या चाहे सिहांग कहे, या फिर सिभांग कहे, कोई भी, जैसे भी यहाँ से आई। और फिर असम में जैसे आएगी, असम में इसको ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है। ठीक है ना, बहुत ब्रह्मपुत्रा नाम फेमस है, इसलिए आप नहीं समझिए कि सब जगह इसको बोला जाता है। तिब्बत में क्या बोला जाता है इसको? तिब्बत में इसको सांगपो। ठीक है, यहाँ पर दिहांग, और यहाँ पर आपको ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा। अभी एक नाम और चेंज होगा, जैसे ही बांग्लादेश में जाएगा तो जमुना, अब मिलेगी तो मेघना। ठीक है, तो ये इसका यू टर्न लेना है। तो यू टर्न अभी देखिए, यहाँ से गाड़ी चली और यहाँ से यू टर्न ले ली, तो ये कौन गाड़ी है? तो ये ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेस है। ठीक है, कौन सी गाड़ी है? तो ये ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेस है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और तो आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास, कि ज्योग्राफी सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, हिस्ट्री बढ़िया पढ़ाते हैं, पॉलिटी बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है, पढ़ाते नहीं सिखाते हैं, और हम लोग सीखते हैं। दोनों आदमी मिलेंगे, हम और आप दोनों आदमी सीखते चलेंगे, कुछ आप सिखाइए, कुछ हम सीखते हैं। ठीक है, और ऐसा ही सीखते सीखते एक दिन सरकारी नौकरी ले लेंगे और फिर सीखेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का वीडियो देखने के लिए, और दोस्तों चलिए गुड नाइट।